हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। और मैंने आपसे कहा था कि जैसे सितंबर स्टार्ट होगा मैं आपको करंट अफेयर स्टार्ट करा दूंगा। तो देखिए, इसमें मार्केट में एडुटेरिया का करंट अफेयर आया हुआ है और ये ईयरली है। और ये करंट अफेयर जो है वो सितंबर 2023 से अगस्त 2023 तक का है। मतलब इसको मैंने चेक किया, इसके अंदर जो है वो 20 अगस्त तक का डेटा दिया हुआ है। ठीक है। देखिए, अब एक महत्वपूर्ण बात, जैसे एग्जाम्पल तौर पे इसके बाद दो मैगजीन मार्केट में और आनी है, यूपी पीसीएस के लिए, चाहे बीपीएससी के, चाहे अन्य परीक्षाओं के लिए। वो आनी है आंख वाली दृष्टि, घटना चक्र की आय दृष्टि आनी है, और एक घटना सार आनी है। एक घटना सार आनी है। देखिए, इन परीक्षाओं के लिए आप कम से कम दो मैगजीन पूरी कर लीजिए। लेकिन इन दोनों मैगजीन है, इन दोनों मैगजीन जो है आपको 28-29 सितंबर से पहले मार्केट में नहीं आने वाली। यानी मान के चलिए ये सितंबर 30 सितंबर तक मार्केट में आएगी, जहां तक हमारी जानकारी में है। तो देखिए, उसके पहले, क्योंकि है क्या है कि अगर मान लीजिए 30 सितंबर को मार्केट में अगर मैगजीन आती है तो मैं मानता हूं कि आपको ये मैगजीन जो है वो इस समय मिल जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अगर आपको मिल गई तो आप इसको कितनी जल्दी खत्म कर लेते हैं। तो ये मतलब आप इसे कितनी जल्दी खत्म कर लेते हैं। तो देखिए, मेरा सुझाव आपको है, बाकी आपको जो करना है आप वो करेंगे करेंगे। लेकिन अगर मेरे सुझाव को अगर आप मानते हैं तो आप इस मैगजीन को पहले कर लीजिए। उसके बाद कोई एक मैगजीन आएगी, उस मैगजीन को आप रिवीजन पर्पज से कर लीजिएगा, क्योंकि करंट में 40 क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। और देखिए, आप जीएस कितना भी तैयार कर लीजिए, आपको पीटी परीक्षा में ये 40 क्वेश्चन ही एंट्री दिलवाएंगे। आप ना हो तो जो लोग 2 बार 3 बार से पीटी परीक्षा फेल हो रहे हो, 5 नंबर से, 7 नंबर से, 3 नंबर से, 2 नंबर से, उनके फेल होने का एक महत्वपूर्ण कारण है करंट अफेयर को ना करना। देखिए, ऐसा नहीं करंट अफेयर नहीं करते, लेकिन करंट अफेयर को मल्टीपल टाइम रिवीजन ना कर पाना। देखिए, करंट अफेयर का एक ही तरीका है कि करंट अफेयर को आप मल्टीपल टाइम जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज करिए। दूसरी बात कि आपको करंट में क्या नहीं करना है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैगजीन आपके सामने मान लीजिए चली आती है, तो मैगजीन 220 पेज की, 250 पेज की चली आती है, और आप क्या करते हैं, वो 200-250 पन्ना पूरा पढ़ने लगते हैं, जो कि इररिलेवेंट होता है। क्योंकि देखिए, एक प्रकाशक को अपनी मैगजीन बेचनी होती है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है, उच्चतम लाभ कमाना। लेकिन आपका क्या होता है कि उस मैगजीन से क्या क्या आपको निकाल लेना। जैसे एग्जाम्पल तौर पर जो ये मैगजीन जो एडुटेरिया वाली आई हुई है, इसमें जो कुल पेजों की संख्या है वो 176 है। ठीक, लेकिन ये 176 पेज आपके काम के नहीं है। इसमें से मात्र जान लीजिएगा 80 पेज आपके काम के हैं, और आपको ये 80 पेज ही पढ़ना है। इस 80 पेज को आप चाहें तो 40 पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कैसे? देखिए, ये मैगजीन बहुत सस्ती आती है, आप इसको मार्केट से ले लीजिएगा, या किसी न किसी टेलीग्राम ग्रुप से इसको पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मैं इसका पीडीएफ आपको दे नहीं पाऊंगा, उसके पीछे कारण क्या है। ये देखिए, पीडीएफ अगर आपको मैं शेयर करता हूं तो ये एक वायलेशन है, और प्लस किसी की ये मेहनत है। ये मेरा पीडीएफ होता तो मैं आपको दे देता। ठीक, तो कॉपीराइट का इशू आता है, इसलिए पीडीएफ आप मुझसे मत मांगिएगा। आप किसी और प्लेटफॉर्म से इसको डाउनलोड कर लीजिए, या हो सके तो खरीद लीजिए। लेकिन मैं आपको उससे अच्छा उपाय बताता हूँ कि आप एक काम करिए कि एक सादा पेपर लीजिए, और जितना मैं बताऊँ हो सके उसको उतना आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जो आप नोट करेंगे वो आपके असली काम का है। तो चलिए, समय समाप्त करते हैं, और हम लोग इस मैगजीन को जल्दी से जल्दी खत्म कर लेते हैं। टारगेट ये है कि 15 सितंबर तक ये मैगजीन आपको मैं खत्म करा दूं। मैं इस मैगजीन में मैं लाइन बाय लाइन नहीं कराऊंगा। मुझे जो लगता है कि परीक्षा के उद्देश्य से जो फैक्ट महत्वपूर्ण है, मैं आपको वही फैक्ट करवाने वाला हूँ। तो चलिए, आज शुरू करते हैं इस मैगजीन का पहला टॉपिक, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। देखिए, करंट अफेयर की मैं एक नई प्लेलिस्ट लगा दूंगा, और देखिए करंट अफेयर की जो प्लेलिस्ट लगेगी उसमें वीडियो नंबर लिख के आएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ताकि आपको क्रम से मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, तो देखिए, पहला टॉपिक क्या हमारा, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। तो मैंने आपसे बताया था इस साल ओलंपिक हुआ है, और ओलंपिक से आपसे प्रश्न पूछे जाना है। देखिए, ओलंपिक से कम आपसे एक प्रश्न और अधिकतम दो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। लेकिन देखिए, आप जब मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो इसमें ये जान लीजिए आपसे क्या क्या नहीं पूछा जा सकता है। जो मैं बता रहा हूँ उसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है, इसलिए मैं उसको बताऊंगा। जो मैं नहीं बताऊंगा आप मैगजीन लेके पढ़ लीजिएगा। ठीक, लेकिन जो लोग मेरे पर बिलीव करते हैं और मैंने उनको टॉपिक बताए थे, तो हो सके तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए, पहली बात कि ओलंपिक का आयोजन जो है वो 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 के मध्य पेरिस में किया गया, और ये 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। आप 34वां और 35वां कहाँ पे होना है, किस सन में होना है, ये नोट करके तैयार कर लीजिएगा। लेकिन देखिए, स्टार्ट तो हुआ 26 को, लेकिन हैंडबॉल, फुटबॉल और रग्बी जैसे खेल जो है वो 24 जुलाई से ही शुरू हो गए थे। पेरिस में ये ओलंपिक तीसरी बार आयोजित किया गया है। इससे पहले 1924, और ये अब की बात 2024 में इसको मेजबानी दी गई। इसके पहले लंदन को ये मेजबानी 3 बार मिल चुकी है। अब देखिए, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसकी थीम क्या है, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, इसको नोट कर लीजिएगा। इसका मोटो क्या है, आदर्श वाक्य क्या है, तो गेम्स वाइड ओपन, और इसका शुभंकर क्या है, तो द पायरेक्स। ये दो जीव हैं, ये नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, पेरिस ओलंपिक में, अच्छा हाँ, जो लोग देखिए इंग्लिश मीडियम के हैं, आपके लिए ये इतना ही है कि आप सुन लीजिए, क्योंकि देखिए पीटी परीक्षा में मीडियम बहुत मैटर नहीं करता। तो देखिए, पेरिस ओलंपिक में कुल 206 देशों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक,
206 देश, और इसमें एक राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और एक हमारा होता है आईओसी शरणार्थी ओलंपिक टीम। देखिए ओलंपिक समिति का मतलब क्या होता है कि जब कोई प्लेयर किसी देश से नहीं खेल रहा होता तो उसको ओलंपिक एक कमेटी होती है, उस कमेटी के साथ साथ भी खेल सकता है। और आईओसी शरणार्थी का मतलब क्या है कि कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो अपने देश को छोड़ के किसी दूसरे जगह पे बस गए होते हैं, तो उनको जो है शरणार्थी के तौर पे ओलंपिक टीम में पार्टिसिपेट कराया जाता है। देखिए इसमें कुल 32 खेल और 329 इवेंट हुए और इसमें 10,500 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस बार इसमें 4 नए खेल आए थे, तो वो कौन कौन सा? ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग को शामिल किया गया। देखिए ब्रेकिंग का मतलब क्या है? ब्रेक डांस है। ब्रेक डांस मतलब वही जो माइकल जैक्सन किया करते थे, मतलब ये ब्रेक डांस पहली बार स्टार्ट किया गया है। पहले आपको मैं बता चुका हूँ, उद्घाटन समारोह ओलंपिक के इतिहास में पहली बार किसी नदी, यानी कौन सी नदी? सी नदी जो पेरिस में बहती है, पे आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। ये इतना फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए पेरिस में बने ओलंपिक विश्व रिकॉर्ड, आपको सारे याद नहीं करने हैं, जो महत्वपूर्ण लाइन है मैं बता रहा हूँ, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। देखिए पाकिस्तान के अरशद नदीम ने भाला फेंक में 92.97 मीटर की दूरी फेंककर नॉर्वे के एड्रियास थोराकिल्डनसन का 90.57 के ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़ा है। ठीक, अब देखिए 5 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने ओलंपिक में इतिहास में अपना पहला पदक जीता है, तो कौन कौन से? डोमिनिक, सेंट लूसिया, अल्बानिया, काबो वर्डे, ठीक, और शरणार्थी टीम। तो ये ध्यान रखिएगा। ब्रेकिंग डांस के उद्घाटन खेल में कनाडा के फिल बिजार्ड बी बॉय और जापान की अम्मी यूसा ने क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा। सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने कार्लोस अल्कराज को हराकर पेरिस ओलंपिक में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है। ठीक, 11 वर्ष और 11 महीने के स्केटबोर्डर झेंग हाओ हाओ, ये नाम रखेगा, स्केटबोर्डर झेंग हाओ हाओ चीन भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के ओलंपियन हैं। और घुड़सवारी में स्पेन के 65 वर्षीय जुआन एंटोनियो जिमनेज कोबो भाग लेने वाले सबसे उम्रदराज ओलंपियन हैं। अब हम लोग आ जाते हैं भारत में इस ओलंपिक ने क्या किया। हालांकि देखिए हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन भावना मत भैया, पहले फैक्ट याद करिए। देखिए उद्घाटन समारोह में पीवी संधू और शरद कमल ये क्या थे? तो इन्होंने ध्वज वाहक थे, मतलब फ्लैग बीरर थे। समापन समारोह में ध्वज वाहक कौन थे? मनु भाकर, पीआर त्रिजेश। अच्छा, पीआर त्रिजेश और मनु भाकर किस खेल संबंधित है तो आपको पता ही है। ठीक, अभिनव बिंद्रा, ये 2008 ओलंपिक में इनको मेडल मिला था, याद रखिएगा। ठीक, शूटिंग में। पेरिस ओलंपिक 24 में रिले में भारत की तरफ से मशाल वाहक रहे। ठीक, और उन्हें आईओसी से प्रतिष्ठित ओलंपिक आर्डर पुरस्कार भी मिला है। इसके पहले ये पुरस्कार पीएम इंदिरा गांधी को भी दिया गया है। तो देखिए होता क्या, जब ओलंपिक गेम शुरू होने वाला था तो ओलंपिक की जो मशाल होती है वो पूरी दुनिया में घुमाई जाती है। उसमें क्या होता है कि उसको उस देश में जो सबसे पहले इसको दिया जाता है उसको भी पेपर में पूछा जाता है। तो वो कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे। गगन नारंग ये भी शूटिंग से थे, तो भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया था। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का हैशटैग क्या था? तो हैशटैग चीयर फॉर भारत। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। भारतीय दल में 17 एथलीट जिनमें 70 पुरुष और 47 महिलाएं शामिल थी। भारत ने टोटल 69 इवेंट में 69 स्पर्धाओं में और 16 गेम्स में पार्टिसिपेट किया। अब देखिए भारत में जिन लोगों ने पदक जीता, तो नीरज चोपड़ा रहने वाले हरियाणा के, इन्होंने भाला फेंक में इनको क्या मिला? इनको सिल्वर मेडल मिला। मनु भाकर ये भी हरियाणा की हैं, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में, ये याद रखेगा, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में इनको ब्रॉन्ज कांस्य पदक मिला। और मनु भाकर और सरबजोत सिंह, ठीक, जब ये लोग एक जोड़ी बन के खेले थे, मतलब मिश्रित टीम में, 10 मीटर में इन दोनों ने कांस्य पदक जीता। ठीक, स्वप्निल कुसाले महाराष्ट्र के हैं, पुरुषों की 50 मीटर राइफल में थ्री पुश में कांस्य पदक जीता। पुरुष हॉकी टीम ने भी क्या किया? कांस्य पदक जीता। और किसको हराया? स्पेन को हराया। अमन शराद हरियाणा कुश्ती फ्री स्टाइल 57 केजी में, इनको भी कांस्य पदक मिला। अब देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि मनु भाकर ने 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता। मनु भाकर ओलंपिक निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। किसमें? तो निशानेबाजी में। स्वतंत्र भारत में ओलंपिक में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। देखिए भारत के ओलंपिक इतिहास में 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन कौन है? तो सुशील कुमार हैं, नीरज चोपड़ा जी हैं, पीवी सिंधु और मनु भाकर जी हैं। अमन सहरावत भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बने, ये फैक्ट याद रखिएगा। नीरज चोपड़ा जो थे, इसके पहले ओलंपिक था, इनको गोल्ड मिला था और इस बार इनको सिल्वर से क्या करना पड़ा? संतोष करना पड़ा। और इनकी जो बेस्ट थ्रो था क्या था? 89.45। चाहे आप इसको याद करें कि 90 में से 0.55 कम था इनका। ठीक, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। विनेश फोगाट 50 किलोग्राम में ऐतिहासिक फाइनल के पहले
100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण इनको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया गया। लेकिन क्वार्टर फाइनल में इन्होंने यूई उसाकी को हराया, ठीक। और यू उसाकी अपने 81 मैच कंटिन्यू जीतती आ रही थी, एक ऐसे प्लेयर को इन्होंने हराया। अगर फोगाट फेली होती तो भारत को एक मेडल मिलना पक्का था, ठीक है। भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे? तो हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली हॉकी की टीम ने 13वां पदक जीता, ठीक। इसके पहले अब तक भारत को 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 4 कांस्य पदक मिल चुका है। भारतीय टीम सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गई थी, इसको भी याद रखिएगा, लेकिन कांस्य पदक के लिए उसने स्पेन को हराया। देखिए, इससे अधिक आपसे ओलंपिक से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है। इतना फैक्ट आप याद कर लीजिएगा, हो सके तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और यदि आपको समय मिले तो देखिए, सुनने से याद होता है। आप जब पढ़ नहीं रहे हों या फिर कुछ कर रहे हों, जैसे खाना बना रहे हों, कहीं घूम रहे हों, आप एक काम करिए, ईयरफोन लगाइए और इसको बार बार सुनिए। देखिए, करंट अफेयर में फिर से बोल रहा हूँ, करंट अफेयर आपको परीक्षा में पास भी कराएगा, फेल भी कराएगा, ठीक है। तो करंट अफेयर को जितनी बार हो सके उतनी बार कर लीजिएगा, चाहे आप मेरे साथ करिए चाहे किसी के साथ करिए, लेकिन कर जरूर लीजिएगा। चलिए आते हैं अगले पे। देखिए, भारत की ओर से रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक नीता अंबानी को आईओसी का सदस्य चुना गया है और पेरिस में इंडिया हाउस का उन्होंने उद्घाटन भी किया। देखिए, स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया को भारतीय दल का आधिकारिक फुटवियर बनाया गया था। अडानी ग्रुप को ओलंपिक में भारतीय टीम के लिए मुख्य प्रायोजक घोषित किया गया था। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा कर दी। भारतीय सेना के सेवारत अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलन साई अशोक को पेरिस ओलंपिक 24 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे युवा ओलंपिक रेफरी बनाया गया है। ज्योति याराजी ओलंपिक में 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली प्रथम भारतीय महिला एथलीट बनी है, ठीक। अब ये महत्वपूर्ण देखिए, भारत ने ओलंपिक के इतिहास में अब तक कुल 41 मेडल जीते हैं, जिसमें 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। अब आते हैं ओलंपिक का पदक तालिका। तो देखिए, सबसे अधिक पदक मिले किसको? अमेरिका को 126, चाइना को 91, जापान को 45। भारत का स्थान कौन सा था? 71वां रैंक था। भारत को कुल 6 पदक मिले हैं। देखिए, ये 3 है क्रम, ये आप याद जरूर कर लीजिएगा, मतलब UCJ, ठीक। ये क्रम है क्योंकि आपसे आयोग में क्रम के फॉर्म में पूछा जा सकता है। देखिए, अब ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपको यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक के ऊपर, 18वीं लोकसभा परिणाम। तो देखिए, 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा जो थी वो 16 मार्च 2024 को की गई और इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। देखिए, जैसे चुनाव की घोषणा होती है तो आदर्श आचार संहिता ऑटोमेटिक लागू हो जाती है और पूरी चुनाव प्रक्रिया जब तक संपन्न नहीं हो जाती, मतलब जब तक काउंटिंग खत्म नहीं होती, तब तक यह लागू रहती है, ठीक। अच्छा, देखिए, भारत का जो चुनाव होता है उसकी अधिसूचना कौन जारी करता है? आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए, 18वीं लोकसभा का चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में आयोजित किया गया और नतीजे 4 जून 2024 को घोषित किए गए। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। पार्टी का मतलब होता है जैसे बीजेपी, ठीक, गठबंधन नहीं। देखिए, बीजेपी को 240, कांग्रेस को 99, समाजवादी पार्टी को 37 और बाकी याद करने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक काम कर लीजिए, क्या पता आपको मिलान में दे दिया जाए। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 29, डीएमके को 22, टीडीपी को 16 और जेडीयू को 12 सीटें प्राप्त हुई। देखिए, कुल मतदान जो था भारत का 65.79% था, जिसमें डाक मतपत्र शामिल नहीं है। और सबसे अधिक मतदान जो है वो लक्षद्वीप में हुआ और उसके बाद असम में हुआ। सबसे कम मतदान बिहार में 56.19% दर्ज किया गया। चुने गए सांसदों की औसत आयु कितनी है? तो 56 वर्ष है, ठीक है। इस बार की 18वीं लोकसभा में कुल 74 महिला सांसद चुन के आई हैं, ठीक। और इसके पहले वाली मतलब 17वीं लोकसभा 19 में कुल 78 महिला सांसद थी, मतलब इस बार 4 कम है, ठीक है। 18वीं लोकसभा में जो है 46% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। हाँ, ये आंकड़ा देखिएगा, 18वीं लोकसभा में एक महत्वपूर्ण घटना है कि भाजपा के प्रत्याशी शंकर लालवानी द्वारा सर्वाधिक 12,26,751 वोट प्राप्त हुए। शंकर लालवानी द्वारा अपने प्रतिद्वंदी बसपा के संजय सोलंकी को सर्वाधिक वोटों 11,75,092 वोट से पराजित किया। इंदौर लोकसभा सीट के लिए सर्वाधिक 2,18,674 वोट नोटा के रूप में पड़े और अब तक किसी भी लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में नोटा का सबसे अधिक मत है ये। अच्छा, वर्ष 2019 में गोपालगंज बिहार में नोटा का सबसे अधिक यूज किया गया था, इसकी संख्या क्या थी? 51,660। सूरत से भाजपा के उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए। निर्विरोध चुने का मतलब क्या कि इनके खिलाफ किसी ने चुनाव नहीं लड़ा, ऐसा नहीं था। चुनाव जो
दूसरी जो पार्टी थी, पार्टी का नाम कैंडिडेट, उसका पर्चा निरस्त कर दिया गया था, इसलिए निर्विरोध चुन लिए गए। नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, देखिए अब इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ, अगले पार्ट में मैं आपको कराऊंगा बजट। ठीक, तो देखिए छोटे छोटे वीडियो बना के हम लोग उसको खत्म करेंगे। और देखिए कुछ लोग मुझसे, मैंने कल अपने कम्युनिटी में भी बताया था कि मैं उसको कराऊंगा, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इसकी इसकी जो टेस्ट है, आप उसको देखिए, टेस्ट के चक्कर में मत पड़िए। पहले करंट अफेयर के पहले आप कोर करंट अफेयर प्रिपेयर करिए, और करंट अफेयर आपको पीटी परीक्षा फेल पास कराएगा। आप सोचेंगे मैं ये आप इस वीडियो में कितनी बार बोल रहा हूँ, देखिए इतनी बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे इन परीक्षाओं का अनुभव है, और अपने अनुभवों के आधार पे आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एक्सेप्ट करना और नहीं करना आपके ऊपर है, लेकिन हाँ, किसी भी हालत में 15 सितंबर से पहले मैं इस पूरी की पूरी करंट अफेयर मैगजीन को खत्म कर दूंगा। टारगेट तो मेरा 10 सितंबर का है, लेकिन 5 दिन मैंने एक्स्ट्रा रखा है। मान लीजिए एक आध दिन वीडियो ना बन पाए, और प्रयास मेरा रहता है कि वीडियो आपको मैं पर डे दूं। ये करंट अफेयर का आज पहला वीडियो है, और उसके बाद अभी आपको मैं 2-2:30 बजे के आसपास, जो हम लोग PYQ का जो मॉक टेस्ट कर रहे थे, तो PYQ का मॉक टेस्ट नंबर 8 भी आज अपलोड हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, और आपके पास केवल 57 डेज बचे हुए हैं। इस 57 डेज को 100 दिनों में कन्वर्ट करके पीटी परीक्षा को किसी भी हालत में पास करिए, क्योंकि एक बढ़िया मौका है। और जब जब पेपर लेट हुआ है तो जान लीजिएगा कट ऑफ हमेशा हाई गई है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, वास्तविकता बता रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।